Hello my dear students, welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So आज का ये वीडियो MHI 101 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है जो कि आपके जून एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरी MHI 101 की सीरीज़ का पार्ट 3 वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और बनाए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको भी देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको MHI 101 के डिटेल नोट्स परचेज करने हैं तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो हमने आपको दे रखा है। सो गाइज, ये जो वीडियो है इसके अंदर मैं कुछ ऐसे 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को या 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ये क्वेश्चंस कौन सी यूनिट से हैं। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करना हो तो आप उन यूनिट्स को भी पढ़ सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि जो पर्शियन एम्पायर है उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन था उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है। यूनिट नंबर 4 का ये क्वेश्चन है। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि जो पर्शियन एम्पायर है वो कौन से जो उनके किंग थे उनके अंदर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल बना। हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे डेरियस 1 से। जब डेरियस 1 का शासन था तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि ये जो आपका पर्शियन एम्पायर है वो सबसे ज़्यादा फला फूला, दूर दूर तक फैला। उसकी जो टेरिटरीज़ हैं वो भी मतलब काफ़ी दूर दूर तक फैली थी। और अब इतने बड़े एम्पायर को अगर किसी को मैनेज करना है, इतना बड़ा एक्सटेंसिव एम्पायर है, दूसरी चीज़ डाइवर्स है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी जो हर एक चीज़ को मैनेज कर सके। तो डेरियस 1 ने इस्टेब्लिश किया एक हाईली सेंट्रलाइज्ड एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जब डेरियस 1 के तहत कौन कौन से ऐसे रिफॉर्म्स किए गए जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और क्या हुआ, सेंट्रलाइज्ड हुआ। क्योंकि अब मान लो कि जो किंग है वो यहाँ बैठा है तो अपने से बहुत हज़ारों किलोमीटर के दूर के इलाकों पे वो कैसे कंट्रोल स्थापित करेगा। तो हम देखते हैं कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए and became a lasting foundation for Persian rule and influence many later empires। तो यहाँ पे उन्होंने बाद में जो और भी एम्पायर्स जो थे उन्हें क्या किया, इन्फ्लुएंस किया। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे सेंट्रलाइज्ड मोनार्की की। सबसे पहला जो मोनार्की का मतलब क्या होता है, राजतंत्र, ठीक है। तो मोनार्की थी पर कैसी थी, सेंट्रलाइज्ड थी, यानी कि जो मेन सोर्स ऑफ पावर है वो किंग ही था वहाँ पे। Darius reorganized the empire into a compact political unit with a strong centralized structure. The king held absolute power। तो यहाँ पे जो राजा है उसके पास क्या थी, एब्सोल्यूट पावर थी। एंड उसको सपोर्ट करते थे लॉयल इलीट्स, ठीक है। तो उसके कुछ लॉयल लोग होते थे जो राजा को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। और वो आते कहाँ से थे, वो इलीट्स आते कहाँ से थे, तो वो प्रोमिनेंट पर्शियन फैमिलीज के होते थे, पर्टिकुलरली डेरियस ओन किन, उसके खुद के किन के, ठीक है। The king's authority was legitimized through elaborate courts, rituals and ceremonies emphasizing his divine and majestic status। यहाँ पे देखो हम क्या देखते हैं कि जब भी हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो भी राजा हुआ करते थे ना वो अपने आप को किसी न किसी गॉड से जोड़ देते थे, जैसे कि ताकि वो उनका जो शासन है उसको लेजिटिमाइज कर सकें। हम देखते हैं कि इसी तरीके से जो ये डेरियस 1 था उसने भी अपना स्टेटस मेजेस्टिक बताया। दूसरी चीज़, उसने जो सत्रापीज होते हैं उसमें डिवाइड कर रखा था अपने पूरे के पूरे राज्य को। जो उसका एम्पायर था वो प्रोविंसेस, जिसको हम कह सकते हैं जैसे हमारे राज्य होते हैं, उसी तरीके से उसने सत्रापीज में डिवाइड किया हुआ था। डेरियस 1 फॉर्मलाइज सत्रापीज एज बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफन नेम्ड आफ्टर द प्रिंसिपल पीपल्स और रीजन दे कवर्ड। तो यहाँ पे वो जो सत्रापीज होते थे उनके अलग अलग नाम होते थे और नाम डिपेंड करता था जिन भी रीजन्स को वो कवर करते हैं, जिस भी तरीके के लोग वहाँ पे रहते हैं उसके बेस पे उस सत्रापी का क्या होता था, नाम हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा आप बताएंगे कि जो हेरोडोटस था उसने हमें 20, उसके जो डिस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं हेरोडोटस के, उसके अंदर हमें 20 सत्रापीस के बारे में पता चलता है। वाइल द बेहिस्टून इंस्क्रिप्शन में 23 के बारे में पता चलता है, बेबीलोन, इयोना, मीडिया, ठीक है, पर्सिस,
जो वहाँ के दूसरे दूसरे नाम भी आपको इसमें दे रखे हैं। इसके बाद जो ये सत्राप्स होते थे, इनका क्या मतलब पावर होती थी इनके पास, तो ईच सत्राप गवर्नड अ प्रोविंस ओवरसीइंग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम देखते हैं कि जो हमारी सत्रापीज होती थी, हर एक सत्रापी का एक सत्राप होता था, ठीक है, जो कि वो वहाँ के जो भी वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसे मैनेज करेगा, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करेगा, टैक्स को कलेक्ट करेगा, मिलिट्री वगैरह से रिलेटेड वो सारे कामों को देखता था। उसके पास काफ़ी सारी पावर्स होती थी। सत्राप्स हैड टू मेंटेन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्ट्स। साथ ही साथ वो अपनी जो उसकी जो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी उसके साथ भी रेगुलर कॉन्टैक्ट्स बना के रखता था। इसके अलावा उसकी जो आर्मी थी गाइस, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उसकी आर्मी में हम देखते हैं कि रॉयल अथॉरिटीज़ थी, साथ ही साथ वो जो भी रिबेलियंस होते थे उसकी आर्मी में इतनी पावर थी कि अगर कहीं पे भी कुछ भी रिबेलियन हो जाता है, कुछ भी लोग रिबेल करने लग जाते हैं, तो उनको वो ईजिली सप्रेस कर सकता था। द कोर ऑफ द आर्मी वॉज मेड अप ऑफ पर्शियन सोल्जर। और उसकी आर्मी में हमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, पर्शियन सोल्जर्स देखने के लिए मिलते हैं, बट इंक्लूडेड ट्रूप्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द एम्पायर। द मोस्ट एलीट फोर्स वॉज इमॉर्टल और imperishable 10,000 an elite group of Persian spearmen and cavalry loyal to the king। ठीक है, तो उसके वहाँ पे कोई फोर्स होगी जैसे हमारे यहाँ पे भी होती है, उसी तरीके से उसकी भी थी जिसका नाम था इमॉर्टल्स, या हम कह सकते हैं इम्पेरिशेबल 10,000। तो ये पूरा ग्रुप था जिसमें जो आपके उनके जो पर्शियन स्पीयरमैन्स होते थे, कैवलरी होती थी, जो कि किंग के लिए क्या होते थे, लॉयल होते थे। जब भी कहीं पे किंग को लड़ाई करने जाना है, कुछ भी राज्य में प्रॉब्लम होती है, तो ये लोग उसको मैनेज करते थे। उसके अलावा कई सारे उसने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बना रखे थे, क्योंकि देखो एम्पायर बहुत लार्ज था और केवल एक सिंगल कैपिटल बना देना काफ़ी नहीं होता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने और भी कई सारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए अलग अलग जगह पे मेन सेंटर्स बना रखे थे, जैसे कि सूसा द प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल वेयर डेरियस बिल्ट अ ग्रैंड पैलेस। तो एक जगह थी सूसा जहाँ पर उसने एक बड़ा सा पैलेस बनाया था। एक था बेबीलोन, तो एक मेजर अर्बन एंड स्ट्रेटेजिक सेंटर था ये। देन आपका है पर्सिपोलिस, एक सेरिमोनियल सिटी जहाँ पे जो किंग है वो सेलिब्रेट करते हैं न्यू ईयर को। उसके अलावा एक बताना एंड पासारगाडे, ठीक है, तो ये ओल्डर सेंटर्स थे जो बाद में वहाँ पे भी वो एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बेसिकली देखो, किसी भी राज्य का शासन अगर कोई बड़ा राज्य है तो उसको चलाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, है ना, जैसे कि एक आर्मी चाहिए, राजा के पास थोड़ी सी पावर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ही हमने इसमें पढ़ी हैं कि मोनार्की उसकी सेंट्रलाइज थी, जो किंग था उसके पास एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी, और किंग रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करता था ताकि वो अपने जो उसका जो रूल जो लोगों पे वो कर रहा है ना, उसको लेजिटिमाइज कर सके। देन उसने जो है अपने राज्य को, अपने पूरे मतलब जो उसका एरिया था उसको कई सारे सत्रापीज में डिवाइड किया हुआ था। सत्रापीज उसके बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होते थे। एंड देन गाइज हेरोडोटस जो है उसने 20 सत्रापीज के बारे में बताया है। इसके अलावा बेहस्तुन ने 23 के बारे में बताया। उनके कुछ नाम हैं जो आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। देन आप सत्राप के बारे में बताएंगे कि जो सत्रापीज होते थे उसमें जो है सत्राप हुआ करते थे जो वहाँ पे वहाँ का मैनेजमेंट देखते थे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, टैक्स को कलेक्ट करना हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में वो देखते थे। और साथ ही साथ जो सत्राप्स हैं वो मॉनिटर करते थे किंग के स्पाइस को, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं ईयर्स ऑफ द किंग। वो किंग के कानों की तरह काम करते थे। साथ ही साथ आर्मी इंपीरियल थी, आर्मी का कंट्रोल था। आर्मी में भी एक आपको अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उसके आर्मी में एक 10,000 जो आर्मी थी कैवलरी की, उसके बारे में आप बता सकते हो। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे उसके, सूसा, बेबीलोन, पर्सिपोलिस एंड एक बताना, पसर गैडे, ठीक है, ये सारे उसके सेंटर्स थे। देन अब हम यहाँ पे बात करेंगे आर्क एंड आर्किटेक्चर की और उसकी ब्यूरियल प्रैक्टिसेस की। तो पर्सेपोलिस एग्जाम्प्लीफाइड आर्केमिनेड आर्किटेक्चर, मैसिव पैलेसेस उसने बनवाए, ठीक है, स्टोन वाले जो होते हैं ना वो उसने बनाए। उसके अलावा उसने एक बनवाया नेक्रोपोलिस एट नक्श रुस्तम नियर पर्सेपोलिस, हाउस द टॉम्स ऑफ आर्केमिनेड रूलर्स। तो वहाँ पे रूलर्स के लिए उसने काफ़ी सारे आर्किटेक्चर्स के एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं, आप इनका बता सकते हैं। यूनिट 4 के अंदर आप इसको पढ़ सकते हैं, अलग से भी उसके अंदर एक पूरा पार्ट दिया हुआ है। सो इफ़ यू वांट टू रिवाइज यू कैन। देन गाइस डेरियस वन का कंक्लूजन जो हम बताएंगे कि भाई उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसका ऑर्गेनाइजेशन था, उसने पूरे के पूरे पर्शियन एम्पायर को क्या कर दिया था, पूरे पर्शियन एम्पायर को पूरा उसने
ट्रांसफॉर्म कर दिया था, अच्छे से उसने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। सेंट्रलाइज्ड मोनार्की थी, यानी कि जो किंग था उसके पास एब्सोल्यूट पावर थी, हाईली एफिशिएंट था वो, एंड वो इतने बड़े मल्टी कल्चरल एम्पायर को इसी वजह से क्या कर पा रहा था, गवर्न कर पा रहा था। उसके जो रिफॉर्म्स हैं, स्पेशली द सत्रापी सिस्टम, ठीक है, वो सारे जो उसके रिफॉर्म्स हैं उनसे हम क्या देखते हैं कि एक इम्पीरियल गवर्नेंस हमें मॉडल का, उसका जो गवर्नेंस है वो काफ़ी इम्पीरियल है और वो इन्फ्लुएंस था, ठीक है। उसने आगे इन्फ्लुएंस किया अलेक्जेंडर द ग्रेट को और दूसरे हेलेनिस्टिक किंगडम्स को। तो ये इंपॉर्टेंट है, पर्शियन एम्पायर ये उनसे पहले का है, अलेक्जेंडर से पहले का है। नाउ गाइज आपको अर्बनाइजेशन, एंशिएंट वर्ल्ड में अर्बनाइजेशन के बारे में बताना है। तो अर्बनाइजेशन इन द एंशिएंट वर्ल्ड रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज फ्रॉम अर्लियर रूरल टू एंड ट्राइबल सेटलमेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि पहले जो उधर के रूरल एरियाज थे और जो ट्राइबल सेटलमेंट्स थी, ठीक है, उन सब में क्या आ रहे थे, अब चेंजेस आने लगे, ठीक है, उनमें चेंजेस आने लगे हैं। और वो क्या, एंशिएंट इंडिया में हम क्या देखते हैं कि अर्बनिज्म फैला। तो अर्बनाइजेशन इन एंशिएंट इंडिया, इन एंशिएंट वर्ल्ड रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज and complex societies from earlier rural and tribal settlements. This process began in various parts of the world independently driven by agricultural, trade, governance. तो हम क्या देख रहे हैं कि देखो अर्बनाइजेशन आपको समझना है कि अर्बनाइजेशन क्या है। तो एंशिएंट वर्ल्ड में अर्बनाइजेशन का मतलब था सिटीज़ का डेवलपमेंट होना और दूसरा कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ का डेवलपमेंट होना। और किससे बदलाव आ रहा था, पहले जो रूरल और ट्राइबल एरियाज थे अब वो सिटीज़ में और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ में बदल गए थे। ये जो प्रोसेस है वो शुरू होता है वर्ल्ड के वेरियस पार्ट में, ड्रिवन बाय एग्रीकल्चर, ट्रेड, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस वगैरह, ये सब ही अर्बनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसको आगे लेके जाती हैं। द फर्स्ट ट्रू सिटीज़ इमर्ज इन द नियोलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज पीरियड। तो हम देखते हैं कि ब्रॉन्ज एज के टाइम पे हमें क्या देखने के लिए मिलती हैं, सिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले आप मेसोपोटामिया का इसमें उदाहरण बताओगे कि जो मेसोपोटामिया में सुमेरियंस थे, उन्होंने, वो वर्ल्ड की पहली अर्बन सिविलाइजेशन कहलाती है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। वहाँ पे सिटीज़ थी, उरुक, उर, जहाँ पे टेम्पल्स वगैरह होते थे, पैलेसेस होते थे। अर्बन लाइफ में वो लोग इरिगेशन बेस्ड एग्रीकल्चर किया करते थे, साथ ही साथ उधर रिवर थी, टिग्रिस और यूफ्रेट रिवर, उधर से वो ट्रेड करते थे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनके पास स्क्राइब्स हुआ करते थे, यानी कि वो लिखते थे, उनके रूलर्स थे, लॉज मतलब वो लोग बनाते थे। उनका एक कोड ऑफ कंडक्ट था, कोड ऑफ हम्मुराबी, जिसमें अर्बन सोसाइटीज़ को गवर्न किया जाता था कि लोग उन रूल्स को फॉलो करते थे। फिर आप एक एंशंट इजिप्ट का जो नाइल रिवर के किनारे जो एक हम कह सकते हैं सभ्यता बनी थी, ठीक है, जिसने सपोर्ट किया एग्रीकल्चर और ट्रेड को। वहाँ पे थेबिस एंड मेम्फिस सिटीज़ थी। वहाँ पे अर्बन प्लानिंग में हमें टेम्पल्स, पिरामिड्स और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स एंड रेजिडेंशियल एरियाज देखने के लिए मिलते हैं। देन एक बहुत ही अच्छा इंडस वैली, आप सभी को पता ही होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन का आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदारो जैसी जो सिटीज़ हैं, आपने पढ़ा होगा कि देखो मोहनजोदारो में कितना ज़्यादा एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग हमें देखने के लिए मिलती है। उनका ड्रेनेज सिस्टम हो गया, उनका ग्रिड लेआउट एंड जो स्टैंडर्डाइज जो ब्रिक्स हमें पूरे मेसोपोटामियन सभ्यता में, पूरी सिविलाइजेशन में हमें देखने के लिए मिलता है। और उनकी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सजेस्ट करती है सम फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस। और क्योंकि देखो अगर मैं देख रही हूँ कि वहाँ पे स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि वो स्टैंडर्ड किसी ना किसी ने बनाए होंगे और ऑब्वियसली कोई सुप्रीम पावर होगी, उनसे ऊपर भी कोई होगा। तो हमें लगता है कि जो वहाँ पे सेंट्रलाइज प्लानिंग हमें देखने के लिए मिल रही है, इसका मतलब है कि वहाँ पे गवर्नेंस के लिए कुछ था। बट एक चीज़ है कि भाई मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है वो अभी भी अनडेसिफर्ड है, उसको अभी डिकोड डेसिफर नहीं किया गया है। आप एंशिएंट चाइना के बारे में बता सकते हो, इसके अंदर की जो एंशिएंट चाइना में शांग सिविलाइजेशन हो गया, जोऊ डायनेस्टीज़ हो गई, वहाँ पे सिटीज़ पॉलिटिकल और रिचुअल सेंटर्स बन के उभरते हैं। फोर्टिफिकेशन हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, किलेबंदी जिसको हम कहते हैं। फिर आपके अर्बन सेंटर्स वहाँ पे हिंटरलैंड्स बने, डायनेस्टिक रूल रहा। फिर एक है मेसो अमेरिका। तो मेसो अमेरिका में हमें माया सिविलाइजेशन हो गया, ओलमेकस हो गया, ये बड़े बड़े सिटीज़ देखने के लिए मिलते हैं। वहीं जब हम बात करते हैं तियोतिहान की, तो वो एक वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ है वर्ल्ड की उस टाइम पे। वहाँ पे पिरामिड्स, प्लाजाज एंड ग्रिड लाइक स्ट्रीट सिस्टम हमें देखने के लिए मिलता है।
सो ओवरऑल हमने यहाँ पे कई सारी जो सिविलाइजेशन हमें एंशंट वर्ल्ड में देखने के लिए मिली, जिनके बारे में हमने पढ़ा, उन सारी सिविलाइजेशंस को बताना है। जिसमें आप देखो मेसोपोटामिया और इंडस वैली आपने पहले भी हिस्ट्री में पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, तो आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। देन आप थोड़ा सा इजिप्ट के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो, मेसो अमेरिका, चाइना हो गया। फिर अब हम देखेंगे ग्रेको रोमन, जब पे जो ग्रीक सिटीज़ थी जैसे कि पॉलिस, एथेंस, आपने पढ़ा होगा कि जो प्लेटो वगैरह थे वो वहाँ पे थे, तो वो अर्बन सेंटर्स बने। एथेंस हो गया आपका, स्पार्टा हो गया। तो उधर हम देखते हैं कि रोमन अर्बनाइजेशन फैला यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में। जो ये रोमन अर्बनाइजेशन है, इसने एक बहुत ही अच्छा सिटीज़ का नेटवर्क क्रिएट किया हुआ था। यहाँ पे रोड्स थे, एक्वाडक्ट्स थे, फोरम्स थे, बाथ थे। तो रोम भी एक तरीके का मॉडल है मेट्रोपोलिस का। हम कह सकते हैं कि रोम उस टाइम पे एक मेट्रोपॉलिटन सिटी थी, जहाँ पे पॉपुलेशन भी थी ओवर 1 मिलियन उस टाइम पे, जब वो अपने पीक पे था। रोमन वाला जो है आप देखते हो कि वो 3 उसमें फैला हुआ था, काफ़ी 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, इतना बड़ा साम्राज्य था। की फीचर्स की जब हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन के की फीचर्स क्या होते हैं, तो हम देखते हैं कि इसमें सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, रिलीजियस और सेरिमोनल जो बिल्डिंग्स होती हैं वो हमें देखने के लिए मिलती हैं, ट्रेड देखने के लिए मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, राइटिंग सिस्टम एंड रिकॉर्ड कीपिंग भी इसके अंदर होती है। सो गाइज ओवरऑल आपने अर्बनाइजेशन के बारे में ये सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। ये आपके आंसर के शॉर्ट पॉइंट्स हैं, बट आप जब एग्जाम में आंसर लिखोगे तो आपको एक बड़ा डिटेल आंसर लिखना है। तो अगर आपको डिटेलिंग आंसर्स चाहिए तो आप हमारे नोट्स को परचेज कर सकते हो, और उधर से आप समझ सकते हो कि कैसे वो आपको एग्जाम में कैसे आपको पेपर को अप्रोच करना है। बिकॉज मैं आपको बता देती हूँ कि एमए हिस्ट्री जो है उसका सिलेबस चेंज हो गया है। जो पहले एमए हिस्ट्री था वो 01 था, और अभी हो गया ये 101, है ना। तो आपको पुरानी जो वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे वो आपके किसी भी काम की नहीं है। इसका मटेरियल आपको ज़्यादा अभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सारी बुक्स चेंज हो गई हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और कुछ भी गलत पढ़ के ना जाएं जो सिलेबस में नहीं है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे जो एग्रीकल्चर है उसने ह्यूमन कम्युनिटीज़ को इन्फ्लुएंस किया था। सो द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑफन कॉल्ड द नियोलिथिक रेवोल्यूशन वॉज वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव इवेंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो नियोलिथिक रेवोल्यूशन में हम क्या देखते हैं कि एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है। इट मार्क्ड द शिफ्ट फ्रॉम नोमैडिक हंटर गैदरर लाइफस्टाइल टू सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग थे पहले जो लोग थे वो क्या थे, हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, है ना। फिर हंटर गैदरर्स से वो क्या बन गए, वो बन जाते हैं हंटर गैदरर्स से सेटल्ड फार्मिंग कम्युनिटीज़, ठीक है। तो अब वो शिकार करना और यहाँ वहाँ घूमना ये सब छोड़कर एक जगह पे सेटल हो जाते हैं। तो इस चीज़ में हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। एग्रीकल्चर की वजह से ही आज हमें जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ हैं वो देखने के लिए मिलती हैं। इसने ह्यूमन सोसाइटी में बिग चेंजेस ये लेकर आया है। सेटलमेंट एंड परमानेंट कम्युनिटीज़ की बात करें तो एग्रीकल्चर ने अलाउ किया लोगों को सेटल करने में एक प्लेस पे, एज दे नो लॉन्गर नीडेड टू मूव कॉन्स्टेंटली इन सर्च ऑफ फूड। तो एग्रीकल्चर से क्या होता है कि लोग एक जगह पे रहने लग जाते हैं, अब उन्हें खाने की तलाश में यहाँ वहाँ नहीं घूमना पड़ता। परमानेंट विलेजेस मतलब डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि जब लोग एक जगह बस जाएंगे मान लो तो एक गांव की तरह वो रहेंगे। टाउन्स एंड सिटीज़ इमर्ज होंगी। इसके एग्जाम्पल्स में है जेरिको इन द लेवांट एंड आपका एनाटोलिया का एक एग्जाम्पल आपको दे रखा है यहाँ पे, कोई जगह का नाम है। फिर हम देखते हैं कि इसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, क्योंकि जब लोग एक जगह पे रहेंगे उनका फूड सप्लाई स्टेडी हो जाएगा, अब उन्हें यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। तो जब सेटलमेंट वो कर लेते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, क्योंकि अब उन लोगों को रिलायबल न्यूट्रिशन मिल रहा है। कम्युनिटीज़ जो हैं वो लार्जर फैमिलीज़ को सपोर्ट कर सकती हैं, लार्ज जो पॉपुलेशन है सेटलमेंट्स के अंदर रह सकती है। वो लोग जब घर बनाएंगे एक जगह रहेंगे तो पॉपुलेशन भी बढ़ती है। फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनता है जब सरप्लस फूड आ जाता है, क्योंकि अब वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर में सारा वो अपने खाने के लिए एक साथ नहीं खा जाते हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उनके पास क्या रहता है, सरप्लस फूड रहता है, जिसकी वजह से वो दूसरे टास्क जो होते हैं, फूड प्रोडक्शन हो गया, टूल मेकिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, गवर्नेंस हो गया, इन सारे कामों में लग जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो समाज है अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स बन जाता है। समाज में दूसरे जो रोल्स हैं, फार्मर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, प्रीस्ट हो गए, ठीक है, जानवरों को पालना हो गया, वो ये सारे काम भी करना शुरू कर देते हैं आफ्टर द एग्रीकल्चर, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और सेटल्ड कम्युनिटीज़। फिर वो लॉज, गवर्नमेंट के जो लॉ वगैरह होते हैं ना, वो भी इमर्ज करते हैं फिर धीरे धीरे, क्योंकि अब इरिगेशन करना है, लैंड की ओनरशिप को मैनेज करना पड़ेगा, किसकी कितनी ज़मीन है।
ठीक है। तो सरप्लस स्टोरेज जो है इसमें हम देखते हैं कि रूल्स एंड लीडरशिप की रिक्वायरमेंट होती है। सो दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट एंड लीगल सिस्टम टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स एंड मेंटेन ऑर्डर। तो ऑब्वियसली जब लोग सेटल होंगे तो वो क्या करेंगे गाइस, देखो लैंड को एक्वायर करेंगे, और जब वो लैंड को एक्वायर करेंगे तो यहाँ पे भाई झगड़ा होगा। तो इन चीज़ों को मैनेज करना इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट बनती है, लीगल सिस्टम जो है बनाया जाएगा ताकि जो भी लोगों के डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको सॉल्व किया जाए, और गांव में जो है ऑर्डर को मेंटेन किया जाए। ट्रेड बढ़ता है। अब एग्रीकल्चर का जो सरप्लस है तो जिसके पास जो ज़्यादा है वो उसको बार्टर कर देगा। मान लो किसी के पास किसी ने गेहूँ उगाए थे तो वो दूसरे दाल वाले को दाल गेहूँ दे के उससे दाल ले लेगा। तो ये पूरा एक बार्टर सिस्टम भी चलता है, जिसमें पोल्ट्री वगैरह भी वो बार्टर सिस्टम से ही करते हैं। ट्रेड रूट डेवलप बिटवीन फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग कम्युनिटीज़। एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ता है। देखो जब एग्रीकल्चर फैलता है तो डिफॉरेस्टेशन होता है, क्योंकि लोग जंगलों को साफ करते हैं और खेती करना शुरू करते हैं। दूसरा, सॉइल भी इसमें डिप्लीट हो जाती है। तो कई सारे जो एनवायरमेंटल चैलेंजेस होते हैं वो भी हम देखते हैं कि आगे आ जाते हैं। तो गाइस देखो ये सारा है, आपको बताना था कि कैसे एग्रीकल्चर ने ह्यूमन कम्युनिटीज़ को पूरा चेंज किया, कैसे उसने उसको इन्फ्लुएंस किया। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर लिखने हैं। ओके, सो ओवरऑल ये जो भी मेरे वीडियोस हैं, मैंने पुरानी वीडियोस में देखी कैसे आप उनके पीडीएफ्स को हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली लिंक्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। एग्ज़ाम से पहले हम वहाँ पे जो भी फ्री पीडीएफ्स होती हैं ना उनके लिंक्स दे देते हैं, तो आप उनको वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो आपको जुड़ जाना है हमारे साथ, ताकि अभी जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो अभी आपके एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर करवाएंगे।